द क्रिटिकल पैट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं समद पीर जी। समद पीर जी ने एमबीए किया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और 4000 डिबेट्स में हिस्सा ले चुके हैं टीवी पर, और 5 अखबारों में सिंडिकेटेड कॉलम लिखते हैं। 80 मुल्कों की सैर कर चुके हैं। तो बाकी मैं समद जी से कहूँगा वो खुद ही अपने बारे में अगर ब्रीफली हमें बता सकें। चौधरी साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, माय प्लेजर सर, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आई अपियर एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर ऑन इंडियन मीडिया। करीब 4000 डिबेट्स हो चुके हैं नेशनल टीवी पे। आई ओनली डू नेशनल चैनल्स, मेनली इंग्लिश, उर्दू। बाकी पीटीवी पे आता हूँ, अल जजीरा पे आता हूँ, पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स, और भी कुछ हमारे यहाँ के लोकल चैनल्स हैं यूट्यूब के, और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स और जहाँ आता हूँ। 5 पेपर्स के लिए I'm a columnist, which I'm writing, और my publications have been published by more than 50 publications world over. एक पोर्टल भी अपना चलाता हूँ छोटा सा, wherein we put our perspectives together. And besides MBA and all, I have been a CEO, I have been a global head, traveled more than 80 countries, 11 पासपोर्ट भर लिए साहब, स्टैंप पे लगवा लगवा के। तो जैसे अगर आप चाइना की बात करें तो 31 बार तो मैं चाइना जा चुका हूँ, 50 बार हांगकांग जा चुका होगा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, टिमोर, मतलब नेम अ कंट्री आई मस्ट हैव बीन देयर ऑलमोस्ट। बट उससे क्या फर्क पड़ा चौधरी साहब, जब आप वहां जाते हैं, एट दैट टाइम आई हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड ऑल। तो जब मैं वहां जाता था तो लोगों से मिलना, लोगों के साथ काम करना, तो इट गिव्स यू अ रॉ पर्सपेक्टिव, जो आपको वैसे पॉलिटिकली या वैसे आप एक एक पोजीशन लेके जाते तो आपको नहीं मिलता। आपको एक फ्लेवर्ड पर्सपेक्टिव मिलता है। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ बिजनेस ट्रैवलर या व्हाटएवर, अब मेरे यहाँ कई नेशनलिटीज के लोग थे, फ्रॉम जॉर्डेनियंस, रशियंस, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हैव रिपोर्टेड टू मी। तो उनके माइंडसेट क्या, हाउ डू दे थिंक, व्हाट डू दे टॉक, एंड व्हेन यू गो टू डू बिजनेस देयर, व्हाट इज द माइंडसेट अबाउट। सो ये आपको पता लगता है, दिस एड्स टू योर पर्सपेक्टिव। एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है जो हमारे न्यूज़पेपर चैनल्स वगैरह बनाते हैं, दूसरा होता है रॉ पर्सपेक्टिव ऑन द ग्राउंड, where you are nobody and you are traveling and you understand the mindset. So if you combine the two, एक बड़ा holistic perspective निकल आता है. And my favorite subject is always economics, and technology wise I have been in technology all my life. तो economics और technology पे खास interest है, तो इसका बड़ा impact आता है किसी भी analysis या किसी भी perspective को आपको to fortify that. अच्छा सर, पाकिस्तान भी आप तशरीफ लाए हैं कभी क्या? नहीं, पाकिस्तान आने का मौका नहीं लगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं गया मैं, कभी मौका नहीं लगा। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। हाँ सर, कभी मौका नहीं लगा। देखिए फ्यूचर में कभी लग जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात मीडिया जो है ना, बहुत गलत इंप्रेशन भी देता है एक दूसरे मुल्क का। तो जब तक आप खुद ना जाएं तो वो बात नहीं बनती। अच्छा जी सर, आपका नाम का जो लास्ट नेम है पीर, जी, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है कि वन ऑफ आवर फोर फादर्स, ही वाज अ वेरी सेंटली पर्सन। तो उनके पास हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे। अब मुसलमान उनको पीर कहते थे, तो अब जो ब्लड लाइन है तो उन पे ये नाम लगाया गया। मतलब ओके। ब्लड लाइन का जो है, उनकी जो ब्लड लाइन है, उन पे ये नाम, फैमिली नेम हट के ये नेम नेम आ गया। तो दैट इज व्हाट द अच्छा, हिस्ट्री इज। वेरी इंटरेस्टिंग। तो समझिए, मेरे चैनल का जो मकसद है ना, वो है इंडिया पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात। जी और मैं ये समझता हूँ कि इसके बगैर जो है ना, इस खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो डाउटफुल रहेगा। जी इसलिए वो कहते हैं ना कि रीजन्स डेवलप, जी तो आसियान जैसे डेवलप किया, जैसे बाकी जो खित्ते हैं उन्होंने डेवलप किया। अनफॉर्चुनेटली हम जो है पीछे रह गए हैं, और पिछले 25-30 साल में इंडिया हैज डन वेरी वेल, आई मस्ट से। जी इसी तरह से इजराइल हैज डन वेरी वेल इन द लास्ट 30 इयर्स। यू नो दीज थिंग्स बेटर देन मी। जी। तो सर, क्या क्या तरीकेकार है कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये डेवलपमेंट की रेस में शामिल हों और आर्म्स रेस में शामिल ना हों, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की रेस में शामिल ना हों? देखिए चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे। जब कंट्रियां एक कंट्री थी, 2 कंट्रियों में हो गई, कोई बात नहीं, आप जब चलिए वो हिस्ट्री है। बट उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री, व्हाट इज द मिशन ऑफ द कंट्री। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ना हो, जैसे आप कॉर्पोरेट में करें, आप इंडस्ट्री, आपका एक मिशन स्टेटमेंट होता है, एक विजन स्टेटमेंट होता है, आप बनना क्या चाहते हैं 10 साल, 50 साल, 100 साल डाउन द लाइन। अगर यहाँ दिक्कत क्या, इंडिया पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान में सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। देखिए चौधरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जो फौजी है, दे आर गुड एट प्रोटेक्टिंग द कंट्री, पॉलिटिशियन इज गुड एट रनिंग द अफेयर्स। अगर फौज पॉलिटिशियन का रोल ले ले और पॉलिटिशियन फौज का रोल लेंगे, इट विल बी अ सिस्टम व्हिच इज बाउंड टू फेल।
फौज का काम है बाउंड्री पे रखना, कंट्री को प्रोटेक्शन देना। फौज शुड नॉट इंटरवीन इन द पॉलिटिशियन, क्योंकि कभी भी फौजी पॉलिटिशियन नहीं बन पाता, और पॉलिटिशियन फौजी तो बन ही नहीं सकता। खैर ये भी एक कहावत है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये रही है। दूसरी प्रॉब्लम रही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, व्हाट इज द इकोनॉमिक एजेंडा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्रॉम 100 years 50 years डाउन द लाइन? वो विजन था ही नहीं। अब देखिए, इंडिया हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, गजवा हिंद, ऐसी चीजें चलती रही, और इस पे एक जनरेशन बढ़ती गई, और उस पे एक शुगर टॉपिंग आया, कश्मीर। भाई कश्मीर 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 कश्मीर, 70 साल निकल गए ये करते करते। अब जो टेंजेंट्स में हम फंस चुके हैं पाकिस्तान में, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्री का, वेयर डज पाकिस्तान सी इटसेल्फ इन द ग्लोबल एरिना, वो कहीं ना कहीं रुक गई। अब वो रुक गई तो इंडिया को फिर आर्म्स भी डेवलप करने पड़े, मिलिट्री भी डेवलप करनी पड़ी, हथियार भी लेने पड़े। आप जानते हैं 4 जंगें हो चुकी है। अब यहाँ क्या हो गया, अब जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी भी आ गया। चाइना कोशिश कर रहा पाकिस्तान को यूज करने की, चाइना लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, कह रहा मैं पाकिस्तान को यूज करूं। अब ये सब चलता रहा, बट 90 में हमने सोचा यार ये बहुत हो गया, इस पे देश नहीं चलेगा, लेट्स इमर्ज एज अ ग्लोबल पावर, व्हाट इज आवर नीड इन द वर्ल्ड कम्युनिटी, हमारी दुनिया हम पे मेहरबान क्यों हो, या हमें अपने साथ क्यों बिठाए। अब में कुछ तो चीज होनी चाहिए चौधरी साहब। आज आप बात करें फार्मेसी की, आज आप बात करें सोलर पावर की, आप बात करें आईटी की, आज आप बात करें इनोवेशन की, आज आप स्टार्टअप्स की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, और इन सब चीजों में हमने न्यूट्रल रहते हुए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हुए, व्हिच वाज प्रो पीपल ऑफ इंडिया, वेयर इज द लॉजिक वाज इंडिया फर्स्ट, वी स्टार्टेड चेंजिंग। हमने पाथ चेंज किया, 30 साल में रिजल्ट आपके सामने है। आज कोई भी मेजर इकोनॉमिक पैरामीटर देखें, आई कैन गिव फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ एवरीथिंग, हाउ हैव वी एक्सेल्ड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज होती रही, जो मिलिट्री का इंटरवेंशन होता रहा, ये जो पॉलिटिक्स को मिलिट्री लिटरली कंट्रोल करती रही, किसको बिठाना है, किसको निकालना है, और पॉलिटिशियन कुर्सी पे बैठता है, फिर वो वही बात करता है, पहले वो कुछ भी बात करे। तो ये पाकिस्तान को कभी बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। क्या ये कहना झूठ होगा, आपके यहाँ सबसे पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फौजी तंजीम है, दैट दे कंट्रोल अराउंड 15% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। हाउ कैन फौजी बी इन द बिजनेस? फौजी का काम है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। हमारे आपको फौजी तंजीम कोई दिखेगी नहीं। तो जब अब कमर्शियल इंटरेस्ट भी आ गए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ गए, चौधरी साहब, इट बिकम्स अ कॉकटेल। कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गए, यू विल हैव योर स्ट्रैंगल होल्ड। आप उसमें से कंट्री को निकलने नहीं दोगे। अब आपने फिर क्या किया, आपने ये जो मुल्ले मौलाना है इनको एनेबल कर दिया कि भाई इनसे आपने फतवे जारी करवा दिए, इनसे आपने फरमान जारी करवा दिए। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट डू आई वांट टू बिकम, 50 साल बाद, 100 साल बाद, वो कहीं भी नहीं है। अगर मैं आज पूछूं चौधरी साहब, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान 50 years डाउन द लाइन, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव। मतलब देखिए, आई कैन बी डायरेक्ट विद यू एंड कैंडिड, एक्सक्यूज मी बी फॉर बीइंग, यू आर वेलकम टू बी कैंडिड सर। देखिए, इंडिया हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, और इस पे तंजीम चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता। प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास 24 करोड़ की जनसंख्या है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर दोस 24 करोड़ पीपल, एजुकेशन में, सिस्टम में? आज दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं। आज अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री हमारे इंजीनियर्स पे डिपेंडेंट है, हमारे डॉक्टर्स पर उनका मेडिकल सिस्टम डिपेंडेंट है। सबसे सक्सेसफुल डायस्पोरा हमारा है, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया। आपको एक फैक्ट दूंगा चौधरी साहब, 2014 में हमारे पास 1600 स्टार्टअप थे सर, 1600। आज हमारे पास 73,000 स्टार्टअप है 7 साल में, 73,000। हमारे 100 स्टार्टअप है कॉस्ट यूनिकॉर्न्स, दैट मींस दे हैव क्रॉस्ड अ वैल्यूएशन ऑफ $1 billion। 3 डेकाथलॉन है जिनकी वैल्यूएशन $10 billion है। कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स इज मोर देन $350 billion एज वी टॉक। $36 billion का एफडीआई आता है केवल स्टार्टअप्स में, $83 billion का एफडीआई आता है, व्हिच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर आप इन चीजों को देखें, तो आपने कहीं ना कहीं दुनिया में अपनी जरूरत बनाई है। भाई आज हमसे दुनिया इसलिए बात नहीं कर रहा, उन्हें मेरी शक्ल पसंद है, आपकी नापसंद है, या किसी और की पसंद है, मोदी जी के वो बड़े दोस्त है। दोस्ती कुछ नहीं होती सर, दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ हमारा इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और धीरे धीरे मिलिट्री पावर भी बढ़ा, स्टैचर बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी, तो हम एक डोमिनेंट प्लेयर उभर के आए इस रीजन में। हमारा कंपिटिटर है चाइना, जो ऑटोक्रेटिक स्टेट है, जो कम्युनिस्ट रजीम है, जहां एक बंदे की मर्जी पूरे कायनात को घुमा देती है। हमारे यहाँ वो नहीं होता। और हम में सबसे अच्छी बात है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक को साथ लेके चलते हैं। यहाँ रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक सेक्युलर कंट्री है, एंड दैट हैज पेड द डिविडेंड। अगर आज आप देखें जो पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज पीपल आर सीइंग डेवलपमेंट डिलीवर्ड एट देयर डोरस्टेप। अब यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का फर्क नहीं पड़ता, जो पारसी यहूदी का भी फर्क नहीं पड़ता, सबको वो डेवलपमेंट मिल रही है। और इसीलिए एक पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम
has emerged which is fully resilient and independent. अगर 15 पार्टियों का कोलिशन आएगा चौधरी साहब, उसमें फिर है कि कौन क्या चाहता है. आज एक स्टेबल और एक मतलब बिल्कुल सशक्त गवर्नमेंट, हिंदी में कहते हैं मुझे, एम्पावर्ड गवर्नमेंट इसलिए आई है, people believe in the agenda, people believe in the development delivered. These are the things which are to be done. जब तक पाकिस्तान ये टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी जो रही है हमेशा, देखिए हम डिनाई कर सकते, कम कर दी, ज्यादा कर दी, रही तो है. आज इन टेररिस्टों से, टेररिज्म से इतना प्यार क्या, वी नो वेयर वी स्टैंड इकोनॉमिकली, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वी नो अवर क्रेडिट रेटिंग, वी नो अवर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी. मैं 1000 बार पूछ चुका हूँ पाकिस्तान की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आप अनाउंस करिए कितनी है. पहले इट वाज 27%, राइट. एनीथिंग अबाउट 1.4 इज डेंजरस. यू आर एट 27, सॉरी 16, 13 और 16. नाउ व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है? सवाल ये है चौधरी साहब, जो लोगों का मुस्तकबिल है उसके लिए क्या सोचा, कौन सोच रहा है? कोई सोच भी रहा है, नहीं सोच रहा है. एंड लास्ट सेंटेंस आई वांट टू से, एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन, एवरी कंट्री मस्ट हैव अ प्लेस इन द ब्रदरहुड ऑफ नेशंस. आप दुनिया की इकोनॉमी में, दुनिया में आप क्या कंट्रीब्यूट करो जिसके कारण दुनिया को आपकी जरूरत है. जिस दिन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, उस दिन सारे मसले खुद सेटल हो जाएंगे. जिस दिन ये प्रायोरिटी हो जाएगी, सारे मसले खुद सेटल होने. जिस दिन इसमें हम लोगों को लगाएंगे तो हमें उन्हें वो मुल्ले मौलानाओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें फतवे दे और उन्हें बांध के रखे. Then the development and economy and prosperity will be the binding force of the people. That is what is the need of the hour. जी बिल्कुल, आपने कहा कि कोई मुल्क भी जो है दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन जो इकोनॉमी है उसको इग्नोर नहीं कर सकता. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि 1991 में इंडियाज इकोनॉमी वाज इन अ डीप क्राइसिस, Right? और आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा था और उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस इंपोज की थी कि आपको फिजिकली अपना गोल्ड जो है वो फलां ब्रिटिश बैंक में रखना पड़ेगा, फलां स्विस बैंक में रखना पड़ेगा. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. और इंडियन इकोनॉमी जो है आज, इज इट 3.2 बिलियन, 3.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जी, और मैं आगे का विजन क्या है? जी चौधरी साहब, मैं तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. देखिए 1990 तक यहाँ क्या था, एक कम्युनिज्म का एक दौर चला. देखिए मेरे हिसाब से चौधरी साहब, द मोस्ट डेंजरस कॉकटेल इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी विद कम्युनिज्म. या तो आप डेमोक्रेसी हो तो कैपिटलिस्ट रहो, कम्युनिस्ट हो तो सोशलिस्ट रहो. अगर आपने ये, इट्स अ मैरिज ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स. इफ यू मिक्स फायर एंड वाटर, एक खत्म होगा. हम इसको चलाते रहे, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते रहे, मिक्स्ड इकोनॉमी है, नॉन अलाइनमेंट की बात करते रहे, नॉन अलाइंड मूवमेंट पे वी वर वेस्टिंग अवर टाइम. आई विल बी वेरी कैंडिड, वी हैव वेस्टेड अवर टाइम विद. तो आपको यंग टर्क्स वगैरह ये आपने सुना होगा, मतलब ये टर्म चली 1990 में. जब हालत ऐसी खराब हो गई कि लिटरली वी वर इन अ वेरी बैड स्टेट, तब हमने, चंद्रशेखर जी थे प्रधानमंत्री, हमने गोल्ड अपना गिरवी रखा. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. पर 1993 में नरसिम्हा राव जी के टाइम में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का पेट्रोल इंपोर्ट करने का पैसा बच गया था हमारे पास. दैट वाज द कंडीशन. एंड जियोपॉलिटिकली वी आर नॉट स्ट्रांग, वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तब उन्होंने डिसाइड किया इकोनॉमी खोलनी है. उनका क्रेडिट काफी हद तक नरसिम्हा राव जी को जाता. उसके बाद जब भी इकोनॉमी खोलने की बात हुई, काफी अपोजिशन हुआ, भाई पूंजीपतियों को रख रहे हो, गिरवी रख रहे हो, ये रख रहे हो. उसके बाद धीरे धीरे ये जो मॉडल है ये स्टेट्स पे जाने लगा. अब कुछ स्टेट से जिन्होंने अडॉप्ट किया, कुछ स्टेट से जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, कंट्री खुलने लगी धीरे धीरे. अब आप गुजरात की बात करें, उसी दौरान के आसपास, आफ्टर सम टाइम मोदी जी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. उन्होंने गुजरात को एक मॉडल स्टेट बनाया. हाउ कैन ए स्टेट फ्रॉम अ वेरी डाउन इन द जीडीपी एंड ऑल बिकम द मोस्ट पोटेंट इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री. जब ये बढ़ा तो चौधरी साहब एक डेवलपमेंट की रेस लग गई कि अब दूसरा स्टेट कह रहा मैं भी आ गए, वो स्टेट कह रहा मैं भी. मैं तो कई बार कह चुका हूं, इंडिया और पाकिस्तान में डेवलपमेंट की रेस हो, स्टार्टअप्स की रेट हो, रेस हो एजुकेशन की हो, इंजीनियरिंग पे करिए, डॉक्टरी पे करिए, वर्ल्ड इकोनॉमी पे करिए, जीडीपी पे करिए. ये हथियार, बम, बारूद और आरपीजी पे मत करिए. एके वाली रेस ना करें, और चीजों पे रेस करनी है, कर सकते हैं. अब ये जब मॉडल बने तो धीरे धीरे कुछ स्टेट्स उभर के, कुछ थोड़े पीछे रह गए. अब जहां लोगों को चौधरी साहब डेवलपमेंट दिख गया तो उन्हें लगा यार ये जो मॉडल है ये तो ठीक है, ये मॉडल ठीक है. तो धीरे धीरे वहां से इमर्जेंस ऑफ बीजेपी होता है, विद दे टॉक ऑफ नेशनलिज्म एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल. ये कोई हिंदूवादी बात नहीं है, डेवलपमेंट फॉर. ये धीरे धीरे स्टैचर बढ़ता रहा. आप देखिए बीजेपी 2 सीटों से मोस्ट डोमिनेटिंग फोर्स. अगर आप 30 साल की बात करें, बीजेपी को सेंटर में कोई हिला नहीं सकता. ये सब एनालिस्ट कहते हैं, सब पॉलिटिकल पंडित जिन्हें हम कहते हैं, या जो ग्लोबल लेवल के स्ट्रेटजिस्ट है, वो भी ये मानते हैं. अब आप देखिए कांग्रेस धीरे 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 खत्म होती गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, परिवारवाद. अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें चौधरी साहब, आई विल गिव यू सम डाटा. टुडे वी आर लुकिंग टू 3.3 ट्रिलियन, 3.3 ट्रिलियन, and by PPP, purchase power parity, we are at 11.75 trillion.
By absolute GDP, we are number 5th in the world. By PPP, we are number 3rd in the world. Number 1 China, number 2 USA, number 3rd. हमें PPP में, GDP में we are number 5. We have more than 800 million youth power. अभी हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स की ओर बात करें जो आजकल चल रहे हैं. अभी आपने पीछे एक सर्वे देखा होगा कि there is zero chance of India getting into a recession. अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये सर्वे गलत है. तो मेरी काफी नेशनलिटी पे डिबेट्स हुई. मैंने कहा लेट मी टेल यू what is in the survey. हमारा अभी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय एवरीबॉडी इज 8.5%, अराउंड 8.5%. हमारे पास $588 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, व्हिच इज नंबर 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. हमारे इन्फ्लेशन 7.1% है. यूएस में अभी इन्फ्लेशन अनाउंस हुई 9.1%, व्हिच वाज हाईएस्ट इन 41 इयर्स. और चौधरी साहब वहां 1% बैंकों को इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. ऑलमोस्ट वहां इंटरेस्ट डबल हो गया. 1% बहुत बड़ी बात होती है. कनाडा में 1% बढ़ा, न्यूजीलैंड में 0.5% बढ़ा. तब मुझे समझ नहीं आ रहा था न्यूजीलैंड में क्यों बढ़ा, अब समझ आएगा न्यूजीलैंड में क्यों बढ़ा. अब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 6-7% है, व्हिच वी आर इन कंट्रोलिंग. अगर आप देखिए हमारा नेक्स्ट ईयर का आउटलुक 6.5%. अब मैं कंपेयर करता हूं, आप यूरोप से कंपेयर करिए. यूरोप में मैं चैनल्स पे बोल चुका था विद इन 1 क्वार्टर यूरोप विल हिट ऑलमोस्ट रिसेशन. 2.5% as we talk, और नेक्स्ट ईयर 1.3%. यूएस 2.3%, नेक्स्ट ईयर 1.6%. चाइना का 3.4%, नेक्स्ट ईयर का नंबर ही नहीं पता. 80 करोड़ लोगों को अपने कोविड के चक्कर में बंद कर दिया, सारी इकोनॉमी को अपने बंद कर दी. रूरल बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा, रूरल एटीएमओ से पैसा नहीं आ रहा. चाइना, लेट मी टेल यू सर, द क्यूमुलेटिव डेट ऑफ चाइना इज 320% ऑफ जीडीपी. चाइना का क्यूमुलेटिव डेट एज पर सम एक्सपर्ट्स इज $50 ट्रिलियन, एंड द डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज $1 ट्रिलियन, व्हिच इज मोर देन जीडीपी ऑफ द 90% ऑफ द कंट्रीज. तो चाइना, यस, दिस इज अ फैक्ट. क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि द होल वर्ल्ड ओज टू चाइना. दिस इज, देखिए मैं 3 साल से कह रहा हूं द बिगेस्ट फसाड ऑफ द वर्ल्ड इज चाइनीज इकोनॉमी. इट इज द मोस्ट लिवरेज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अगर आप मुझे इकोनॉमिकली इसका एनालिसिस करें, आई वुड से पाकिस्तान इज स्टेबलर देन चाइना, क्योंकि आप पे कर्जा नहीं है, जो है सामने. आप हमारे साथ जो है सामने है. अब इनकी इकोनॉमी में $50 ट्रिलियन का डेट है. इंस्टेंटली द वर्ल्ड जीडीपी बिफोर कोविड वाज 97 ट्रिलियन, इट हैज कम टू 106 ट्रिलियन नाउ. तो 50% of global GDP is your cumulative debt, and you are talking you're a strong economy. ये वहां की हालत है चाइना की. तो चाइना किससे लेता है कर्ज? दुनिया भर के सॉवरन फंडों से, स्टॉक मार्केट से. आपको याद होगा एक PCAOB एक्ट लाए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब. उसमें क्या किया था चौधरी साहब, उन्होंने करीब 800 कंपनी या यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करवाई थी. क्यों कराई थी? वो क्या करते थे, कहते जैसे CNBC कहते हैं हाईएस्ट रेवेन्यू गेटिंग कंपनी, उसको हम यूएस में लिस्ट करवाते. एक एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि बड़ा विषय है, आपने में तो टाइम निकल जाएगा. तो उन्होंने कहा हम इसको लिस्ट कराते हैं साहब. अब आपने लिस्ट कराया, अब वो आपसे पैसा ले रहे. पैसा कहाँ जा रहा है? स्टेट ओन कंपनी CCP के पास. एवरीथिंग इज ओन बाय CCP. उसमें पैसा है, पैसा गया CCP कहाँ यूज कर रहा है? ये 10 रुपए की चीज पाकिस्तान में मैं 2 रुपए में बेच दूं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खत्म करूं. इंडिया में 3 रुपए में बेच दूं, इंडिया की इंडस्ट्री को खत्म करूं. ये उनका मोटिव था, इकोनॉमिक एग्रेशन. अब दुनिया भर में CPEC लगाऊं, यहाँ का एयरपोर्ट कब्जा का. आपने देखा मोजाम्बिक में $200 मिलियन में एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया. ऐसे वो हरकतें अगर मैं गिनाता रहूं तो बहुत बड़ी लॉन्ड्री लिस्ट है, मेरे को सब याद है. श्रीलंका की एक पोर्ट भी तो ले ली है ना उन्होंने, हमनटोटा पोर्ट ले लिया उन्होंने. और जो राजपक्से इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उस पर उनका लिटरली कब्जा है. ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल पे हमें निकाला, हमें वेस्टर्न मिला, उस पर उनका लिटरली कब्जा. PLA के यूनिफॉर्म में लोग यहाँ पे. और पाकिस्तान की बात करें, वो ग्वादर में कहते हैं हम 1 मिलियन 10 लाख चीनियों को बसाएंगे. मुझे बताइए चौधरी साहब, पोर्ट चलाने के लिए 10 लाख चीनियों की क्या जरूरत है? 150, 200 काफी है. Why do you need 1 million Chinese in Gwadar? What will they do? ये उनका हर जगह मॉडल है. आप देखिए दुनिया में हर जगह चाइना टाउन होता है. इंडिया टाउन नहीं होता, कोई टाउन नहीं होता, चाइना टाउन हर जगह है. तो गेटवाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने किया. अब ये सब जब चीजें चलती रही, ATM में पैसा नहीं आ रहा. आपने देखो टैंके वहां रोड पे है. आप मुझे बताइए, WHO कह रहा है, वर्ल्ड कह रहा है जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल. आपने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने से बंद कर रखा है जीरो कोविड के नाम पे. कोविड का लाइफ साइकिल जो है वायरस का 14 दिन का, वर्स्ट केस 28 दिन. What explains 8 months of lockdown? Medically, it is absurd. It is atrocious. It is not even fantasy. It is beyond that. पहले आपने कहा कोयला नहीं है, फिर आपने कहा जी हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, फिर आपने कहा शिपिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई. अब आपकी सप्लाई चेन्स हैव बिकम ग्रॉसली इररिलायबल. आप पैसा लेके लोगों के ऑर्डर नहीं दे रहे, अपने जीरो कोविड के नाम पे लोगों को बंद कर दिया. अब वहां हो क्या रहा है ये कोई नहीं जानता चौधरी साहब. और द एलिफेंट इन द रूम विद दिस, जो मैंने आपको यूरोप का आउटलुक बताया, अमेरिका का बताया, पॉपुलेशन बताया, द एलिफेंट इन द रूम है चाइना. जो एशिया में डिप्रेशन की बात हो रही है, 25% तो चाइना की रेटिंग है, 40% यूके की और 45% यूएस की है. जो अमेरिकन रशियन कॉन्सलेप्ट, ये
यूक्रेन या रशियन कॉन्फ्लिक्ट है, दिस हैज रियली हैज नाउ इफेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि आपका 30% वीट एक्सपोर्ट जो होता है वो रशिया यूक्रेन करते थे, आपका 15% एक्सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर वाज हैपनिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, राइट? अभी वर्ल्ड में द फूड इज 42% एक्सपेंसिव देन लास्ट ईयर, फ्यूल इज 55% एक्सपेंसिव देन लास्ट ईयर, राइट? और अब इंडिया की बात है, ऐसे में वी हैव मैनेज्ड आवर इकोनॉमी। अच्छा, जो करेंसीज गिरी थी, एशिया की करेंसीज 8.5% गिरी थी, हमारी करेंसी 7% गिरी थी, बेस्ट इन एशिया। और चौधरी साहब, वी डिड वन मेजर स्टेप, मेजर हमने गेम चेंजर स्टेप किया, दैट वाज वी, इस सब में जो फियास्को चल रहा था दुनिया भर में, वी मेड रुपी इंटरनेशनल करेंसी। Now rupee is accepted in 24 countries in the world. Now rupee has become a global currency. चुपचाप रुपी को ग्लोबल करेंसी कर लिया, 24 कंट्रियों में रुपी ट्रेडिंग हो गई सर, कतार से हो गई, रशिया से हो गई, अब हम ईरान से तेल भी ले सकते हैं बिकॉज रुपी ट्रेडिंग उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अब हमें श्रीलंका में क्रेडिट लाइन देनी है तो हम रुपए में दे सकते हैं, हमें मंगोलिया को क्रेडिट लाइन देनी है, हम रुपए में दे सकते हैं। तो 24 कंट्रियों में अगर रुपी आज की डेट में करेंसी है, रुपी कार्ड चल रहा है, अगर ये 50 कंट्रियों पे पहुंच जाता है, रुपी विल बिकम इंटरनेशनल करेंसी। तो इससे क्या होगा चौधरी साहब, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उस पर दबाव नहीं पड़ेगा, वी आर एबल टू सेव अवर फॉरेन एक्सचेंज। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी डू इट व्हाइल पेंडेमिक इज ऑन। 80 करोड़ लोगों को हम 2 साल से खाना दे रहे हैं घर पे बैठा के, मतलब बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। हमने 200 करोड़ वैक्सीन भी लगा दी है, दुनिया भर में वैक्सीन और एचसीक्यू भी दिया। सो द प्रायोरिटीज हैज बीन डेवलप्ड और एक पॉजिटिव एजेंडा को लेके चल रहे हैं। दिस इज द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई द सर्विसेज, इंडिया में रिसेशन आने का कोई चांस नहीं। Then last sentence I want to say, Atmanirbhar Bharat and Make in India, where we are focusing on self-dependence, that has added to it. तो अगर आप इन सब चीजों का sum total देखें, तो we are kind of safely recession proof as we talk as on. अच्छा समित जी, ये बताइएगा कि डीमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी थी उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, तो डिड इट पे एनी डिविडेंड्स अल्टीमेटली? देखिए, डिमोनेटाइजेशन में मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा था, कहता है रुपए वापस तो आए पर अब की बार नाम और पता लेके आ गए। इन्फ्लेशन कहाँ से आता है? इन्फ्लेशन आता है कैश से। व्हाट इज कैश? कैश इज अनअकाउंटेड इनकम, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, इसे कैश कहते हैं। जैसे सिस्टम में पैसा आता, चाहे आपके नाम से आए, मेरे नाम से आए, किसी और नाम के से आए, ये सर्कुलेशन में आ जाता है। अगर आपको कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, हमने मनमोहन सिंह जी के टाइम देखा, वी हैड 23% फूड इन्फ्लेशन, नॉट ओवरऑल, 23% फूड इन्फ्लेशन का टाइम भी है। क्यों? इतना कैश मार्केट में था। जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो कैश तो वापस आया। ये जो कैश मार्केट में था, ये आया इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम में। हमने 53 लाख लोगों के, या सॉरी करोड़ों लोगों के हमने जनधन अकाउंट खोले, वो बैंकिंग सिस्टम में आ गए। अब जब ये कैश है तो उससे क्या होता है चौधरी साहब? 2 चीजें होती, एक रियल एस्टेट के प्राइसेस डू नॉट स्काई रॉकेट, दूसरा यू आर एबल टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन एंड नॉर्मल इन्फ्लेशन। मोदी जी का टेन्योर देख लीजिए, 3 से 5% के बीच इन्फ्लेशन रही है ऑल ओवर, राइट? सो दिस इज द डिविडेंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ये जो हम बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, दिस इज द डिविडेंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ये जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया, जो हमने करेंसी को कंट्रोल किया, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। और जो हमारे यहाँ रियल एस्टेट के प्राइसेस वे स्काई रॉकेटिंग एंड बियॉन्ड रीच, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। वो जो फ्री कैश था, फ्री कैश को इकोनॉमिक्स में फ्री रेडिकल्स कहते हैं, एंड यू नो फ्री रेडिकल्स कैन कॉज कैंसर इन द बॉडी। फ्री कैश भी कैंसर ही देश में फैलाता है। फ्री कैश और फ्री रेडिकल्स का काम करने का तरीका है कि जब जितना जल्दी आप इसको कंट्रोल करो, उतनी जल्दी आपका शरीर पे, आपकी बॉडी पे और आपकी इकोनॉमी पे आपका कंट्रोल है। अच्छा समित जी, जो मैंने सुना कि मोदी जी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत काम किया है, यानी वो लोग जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद में, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने कम अरसे में इतने अकाउंट कहीं किसी मुल्क में नहीं खुले। तो पाकिस्तान में क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? एक वक्त था, कोई कुछ साल पहले 14% था, 14%, अभी शायद वो 18% हो गया है। तो व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया? सर हमारे पास आई थिंक इट्स मोर देन 80% एज वी टॉक। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर एज ऑन डेट, बट इट्स मोर देन 80%। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट लाया गया था जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन अकाउंट इज द अकाउंट जहां जीरो बैलेंस अकाउंट जो नॉर्मल लोग खोल दे गए। आपने करोड़ों लोगों के अकाउंट दिए और उनको बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस दिया, उन्हें लोन मिल सकता है, उन्हें प्रोविडेंट फंड। हमने दुनिया में सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम चलाई, आयुष्मान भारत, जहां हम 50 करोड़ लोग का हमने 5 लाख तक इंश्योरेंस दिया। वो सरकारी हॉस्पिटल जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल जाए, कहीं भी जाए, उन्हें इंश्योरेंस मिलता है। 50 करोड़ लोग का सर, इट इज द बिगेस्ट स्कीम। हमने स्कीम चलाई जहां हमने माइनॉरिटी से 5 करोड़ बच्चों का, 50 मिलियन बच्चों का हमने स्कॉलरशिप दी।
मतलब इतने बच्चे होते नहीं है माइनॉरिटी कम्युनिटी में, 5 करोड़ की बात करें जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, उतनों को हमने स्कॉलरशिप दी। मैं आपको एक और आपको एक डाटा दूंगा विच विल काइंड ऑफ फोर्टिफाई व्हाट आई एम सेइंग। हमारे एलपीजी जो होता है ना, कुकिंग गैस, जब तक मोदी जी नहीं आए थे 48% इसका पेनिट्रेशन था चौधरी साहब, 48%, 65 सालों में। 7 सालों में 98% कर दिया सर। सो अब कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा मकान नहीं है जहां बिजली नहीं है। हमारे एक जल शक्ति मंत्रालय दिन में 1.5 लाख पानी के पीने के पानी के कनेक्शन देते, करोड़ों कनेक्शन दे चुके 2 साल में। 2-3 साल हो गए मिनिस्ट्री को बने हुए। तो जब ये चीजें आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट ओनली बैंक अकाउंट। वैम आपको इंश्योरेंस घर बैठे मिलता है, जब आपको वैक्सीन मिलता है, जब आपके पास स्मार्टफोन आ जाता है, जब जियो आया, तो जियो में इतनी सस्ती बैंडविड्थ आ गई कि कोई भी फोन अफोर्ड कर पाया। आधार कार्ड सबके बने। अब ये नहीं कि सुमित के नाम से 5 अकाउंट खुले और कोई इसका पैसा कहीं आ रहा है। अब जहां भी मैं जाऊंगा मुझे अपना एक आधार कार्ड का नंबर लगाना, विच इज माय यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो सुमित मतलब एक सुमित है, 2 सुमित नहीं हो सकते, राइट सर? तो ये लग गया, आधार कार्ड लग गया, फिर हमारे पास मोबाइल आ गया, एंड वी हैव द चीपेस्ट मोबाइल सर्विसेज इन द होल वर्ल्ड। फिर जनधन अकाउंट, मैं बैंकिंग सिस्टम में आ गया, फिर मेरा इंश्योरेंस भी हो रहा है वहीं से, मेरा वैक्सीन भी लग रही है, मुझे सिलेंडर की सब्सिडी मेरे अकाउंट में आ रही है। पहले क्या होता था, सिलेंडर की सब्सिडी आप ऑयल कंपनी को देते थे, वो ब्लैक करते थे कि मेरे घर 2 सिलेंडर आए कि कैसे ब्लैक में बिक गया। अब मुझे कहते हैं 1800 रुपए का सिलेंडर खरीदो, 1000 रुपए की सब्सिडी, 800 रुपए की सब्सिडी मेरे बैंक अकाउंट में आएगी। उससे क्या हो गया, ब्लैक का मार्केट बंद हो गया। ये इंश्योरेंस की बात मैंने करी, प्रज्वला, उज्ज्वला, वैक्सीन, जितनी भी स्कीमें हैं, दे आर एंड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप किसान सम्मान निधि की बात करें, किसानों को हम 6000 रुपए हर क्वार्टर में या कुछ टाइम में देते हैं। अब वो किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, वो किसी को नहीं दिया जाता कि भाई फ्री खाद बट रही, फ्री खाद बटेंगे तो वो बिकती थी। और खाद पे मुझे याद आई, हमारे यहाँ खाद में भी आपको पता है कि यहाँ कलाकार तो बहुत है, यूरिया का दूध बनाते थे। अब हुआ क्या, यूरिया ब्लैक होता था, यूरिया में अब नीम कोटिंग कर ली चौधरी साहब। नीम कोटिंग करते वो केवल फर्टिलाइजर के काम आएगा और किसी के काम नहीं आएगा। तो ऐसी कई छोटी 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 सी चीजें जो हमने की है, और जो लोगों के बैंक को हमने उनके मोबाइल पे लाया है। अब कैश का जो सिस्टम है कम हो गया। इंडिया इज द कंट्री जहां सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस अभी वर्ल्ड ओवर हो रही है सर। In 7 years, we are number one in the world. We are far ahead of China and United States of America. So this is the transformation which has happened in 7-8 years. और जितने मैंने आपको पॉइंट बताया चौधरी साहब, they can be all factually validated. इसमें कोई aspersion analysis या मेरा perception नहीं है. This is all based on absolute logic and facts. So this is when this happens, people start connected. जो common बंदा था ना, कहता है अरे ये तो बड़े लोग हैं, हमें क्या मतलब। अब बड़े अब मैं वैक्सीन के क्यू में हूँ, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वैक्सीन के क्यू में, और एक छोटे से लेबर है बेचारा जो अपनी मेहनत मजदूरी करता है, वो भी क्यू में है। मेरे मोबाइल पे एसएमएस आता है, उसके मोबाइल पे भी, रतन टाटा जी के मोबाइल पे भी एसएमएस आएगा, उसके भी एसएमएस आएगा। पहले क्या होता था, टाटा जी सबसे पहले जाएंगे, मैं बाद में जाऊंगा, अगर कुछ बचेगा इस पे जाएगा। अब हो सकता है ये मेरे से पहले क्यू में खड़ा हो, क्योंकि इसके पास पहले एसएमएस आया, इसने पहले रजिस्टर किया, इसके पास भी बैंक अकाउंट है, इसके पास भी इंश्योरेंस है, इसके पास भी लाइफ इंश्योरेंस है, इसके पास वो सारी चीजें जो मुझे मिलती है आज के डेट। तो अब इसको जब ये डेवलपमेंट दिखती है चौधरी साहब, व्हेन पीपल, मैंने आपको बताया, व्हेन डेवलपमेंट रीचेस द डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल, दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट बाइंग इन। तब तक लोग उसको विश्वास नहीं करते, दे डोंट स्टार्ट बाइंग इन। दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड ऑन द ग्राउंड। अच्छा, हमारे यहाँ असम जी 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। जी। तो कुछ बच्चे इंडिया में भी स्कूलों से बाहर हैं। एक तो बताइएगा कि उनकी तादाद कितनी है। और मैंने कहीं पढ़ा कि 47 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इंडिया में लिटरेसी रेट 12% था। तो अभी क्या है, 80% के करीब है। अगरचे सेंसस आपका अभी होने वाला है, लेकिन एस्टिमेट्स तो होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो अभी क्या है लिटरेसी की, और ये बच्चे जो हैं आपके कितने स्कूलों से बाहर हैं? देखिए, जो बच्चे स्कूलों से बाहर है वो कुछ मिलियंस है, 3-4-5 मिलियन का एस्टिमेट है। दैट इज अराउंड 50 lakhs जो स्कूल से बाहर। अगर आप आपकी और हमारी आबादी को देखें, हमारी तो आपसे बहुत ज्यादा आबादी है, पर हम उनको भी स्कूल में ला रहे हैं। वो इसलिए स्कूल से बाहर नहीं है कि उन्हें एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, पर वो कुछ ऐसी फैमिलीज है जो आप जानते हैं, कुछ बेगिंग का है, कुछ बहुत रिमोट में बच्चे पढ़ाते नहीं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हमारे आप भी है जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। इट इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट देयर, इट इज द विल और अदर इकोनॉमिक कंपल्शंस। अभी लिटरेसी रेट की बात करें तो हमारी लिटरेसी रेट विल बी अराउंड 80%, और एब्सोल्युटली राइट सर। और मेल फीमेल लिटरेसी रेट में केवल 3% का फर्क है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं कि मेल लिटरेसी रेट 80 और फीमेल 40 है। अभी हमारे यहाँ 22% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, सॉरी 27% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग,
which is less. इस पे हमें काम करना है. अगर एक मैकेंजी का सर्वे आया था चौधरी साहब, even in India, if we get 80-90% of women working and they only make $100 a month, $100, 7,000 रुपए, the GDP of the country will double in 2 years without doing anything else. कुछ नहीं करना आपको. देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन का GDP. ये हमारे 2 रोड मैप्स है और हम उसकी तरफ चल रहे हैं. अभी आप देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमने खोल रही है, रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया. कल परसों एक इजराइल बेस्ड कंपनी ने 3 बिलियन लगाए. आपने पीछे देखा यूएई ने इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में 2 बिलियन लगाए, 500 मिलियन लगाए उन्होंने वो सोलर विंड फार्म्स में. वी आर द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी टुडे. सो द आइडिया इज टू हैव दीज गोल्स. इन पे काम करना है. और कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. मैं कहता हूं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना. हम चाइना और पाकिस्तान को लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते, ना ही यूएस की सुनते हैं. व्हाटएवर वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट, जो हमारे लोग को चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है, हम उस पर काम करते हैं. और मिड डे मील की आपकी जो स्कीम है, आई थिंक दैट इज आल्सो द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. करेक्ट. अगरचे हमारे मीडिया में उसका जिक्र नहीं आता. कैन यू ब्रीफली टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट? अब देखिए मिड डे मील की स्कीम क्या है चौधरी साहब की. अब जो बच्चे आते हैं, अब स्कूल 8 घंटे का है. अब देखिए हमने एजुकेशन तो फ्री कर दी. अब दिक्कत क्या होती थी, बच्चे को स्कूल छोड़ना, यूनिफॉर्म का खर्चा, किताब का खर्चा और खाने का खर्चा. हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था हमने कर दी, किताबों कॉपियों की भी व्यवस्था कर ली, पर तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. हमने एक मिड डे मील चलाया, जो भी बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में आएगा उसको खाना स्कूल से मिलेगा. अब ये जो खाने का बेनिफिट है बहुत है. मान लीजिए मैं एग्जांपल देते, लेबर है बेचारा, मजदूरी करता, वाइफ भी लेबर है, मजदूरी करती है. अब उसके लिए एजुकेशन कहता है मेरा बच्चा तो मजदूरी करेगा, उसको क्या करना पढ़ा लिखा के, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. अब जब वो स्कूल जाता है, एजुकेशन फ्री है, किताब मिल गई, कॉपी मिल गई, यूनिफॉर्म भी मिल गई, और जो उसको खाना मिलता है वो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है. बच्चों के स्कूल आने का मोटिवेशन खाना है. अब और पेरेंटों को लगता है यार ये 8 घंटे हम इनको स्कूल में मतलब रख, मैंने 9 से 4 बजे तक, तो इतने में हम काम अपना जो भी काम धंधा वो कर रहे हैं. तो ये जो मिड डे मील स्कीम है जो बच्चे, और इसमें चौधरी साहब ने एक और काम किया. हमने ये रियलाइज किया कि हमारे बच्चों में कहीं, देखिए शहरों में तो नहीं, गांव में देहात में, कि मेल न्यूट्रिशन की थोड़ी कमी है, मतलब न्यूट्रिशन इज नॉट सो गुड. हाउ डू वी इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एट अ मास स्केल. अब हम बताएं भाई तुम बच्चों को ये खिलाओ वो खिलाओ, कहाँ से संभव है. कोई खिलाएगा नहीं खिलाएगा, किसी के फूड प्रेफरेंसेस है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशंस है, काफी सारे कंपल्शंस आ जाते हैं. अगर हम इस चीज को स्कूल में लाके इंप्लीमेंट कर ले, हर बच्चा स्कूल आएगा, वही हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर ले, तो वी आर एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम एट अ मास लेवल एंड विद वन स्ट्रोक ऑफ ब्रश. So one another aspect was to build the future of the country, that is the kids, have them very properly nutritioned and have their immunity and their growth controlled to a positive on a positive side. इसीलिए हमने मिड डे मील इज नॉट ओनली खाना, उसमें एक न्यूट्रिशनल डाइट जो एक बच्चे को चाहिए उस एज में, उसका भी ध्यान रखा जाता है. और चौधरी साहब मैं ये मानता हूँ, अगर आप करोड़ों बच्चों को ये दे रहे हैं, देखिए कई फ्लॉज होंगे स्कीम में कि एक आध स्कूल में कुछ गड़बड़ होगी, ये होगी, पर अगर 99.99% of the cases it works fine, I salute it because even sigma 6 is not 100% efficient. अब लोग क्या करते हैं, एक कहीं स्कूल की फोटो में निकल गई, एक कहीं कुछ आ गया, इसको लेके पॉलिटिकल मसला बनाने की बात करते हैं. आप जब जहाज में बैठते हैं, आपको क्या 100% गारंटी वो जहाज लैंड करेगा? नहीं है, 99.99% है. 100% तो दुनिया में कुछ होता नहीं है. बट ठीक है, लोगों को राजनीति करनी, पॉलिटिक्स करनी, हम उनको रोक नहीं सकते. बट एज अ इंडिविजुअल आई फील वेरी हैप्पी, जो सेक्शन को इसकी जरूरत है, जिनको इसकी जरूरत है, दे आर बीइंग कैटर्ड. दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग. अच्छा, हमारे मीडिया में सर कोविड के हवाले से बड़ी खबरें छपती थी कि इंडिया ने बहुत मिसमैनेज किया, उसको एकदम ट्रांसपोर्ट बंद कर दी और लोगों को लंबे डिस्टेंसेस पैदल चल के कवर करने पड़े. वो क्या था? देखिए चौधरी साहब, इसमें मैं आपको बताऊंगा. देखिए कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन अभी हम लगा चुके हैं. अगर आप देखिए हमारा पॉजिटिविटी रेट अराउंड 99% है. इतनी बड़ी कंट्री में कोविड मैनेजमेंट करना कोई आसानी है. डेमोग्राफीज बहुत है यहाँ. मतलब अगर हम यूपी की बात करें, यूपी की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है. तो ऐसे स्टेटों में डेमोग्राफी, खाना पीना, कल्चर सबका, इनको साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात थी. कोविड मैनेजमेंट की हमारी जो तारीफ है WHO ने भी की कि भाई इंडिया हैज डन अ वेरी गुड कोविड मैनेजमेंट. मैं आपको एक डाटा देता हूँ. हमारी आबादी करीब करीब यूएस से 1/5 है, 1/5 है करीब करीब. यूएस में 1 मिलियन लोग मरे. आपको पता है कितने लोग इन्फेक्ट हुए? हमारे यहाँ कितने मरे, कितने इन्फेक्ट हुए?
दैट आंसर्स एवरीथिंग। कोविड मैनेजमेंट कितना अच्छा बुरा था। अब पर जब ये लॉकडाउन वगैरह हुए तो कुछ दिक्कतें हुई, कुछ परेशानियां हुई। तब प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तब प्रायोरिटी था स्प्रेड ना होना। हम ये नहीं चाहते थे अगर हम ट्रांसपोर्ट खोलते गाँव देहातों में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, वहां जा जाके अगर कोई शहर, मैं इन्फेक्ट हूँ, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ 500-700 किलोमीटर दूर, तो वहां मैं गाँव में 10 लोग और इन्फेक्ट करूंगा। तो उस चीज को रोकने के लिए कुछ दिन तक ट्रांसपोर्ट वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। दैट वाज जस्ट टू इंश्योर द स्प्रेड डजंट गो टू स्मॉलर पॉकेट्स एंड विलेजेस। और हमने, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यूपी के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सर उन्होंने हजारों टीमें बनाई, 2-2 लोग की, 3-3 लोग की, 2 लोग 2 बाइक पे, ऐसी हजारों टीमें बनाई गई जो हर गांव गए, दवाइयां लेके, किट लेके, मास्क लेके, 4 बंदे 2 बाइक पे, और उन्हें समझाया, उन्हें दवाई दी, मास्क दिया, ये दिया, बना अगर आपको होता, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सर 200 करोड़ वैक्सीन लगाना बहुत बड़ी बात है सर। कोई मतलब आसान काम नहीं है 200 करोड़ वैक्सीन लगाना, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंडिया ने तो काफी मुल्कों को डोनेट भी की वैक्सीन। जी, देखिए हमने जो एचसीक्यू पहले आया, एचसीक्यू हमने करीब 40-50 कंट्रियों को दी, और वैक्सीन हम करीब करीब 40-50 कंट्रियों को दे चुके हैं। उसमें से 60% वैक्सीन हमने डोनेट कर ली। अब जैसे हमने बांग्लादेश की बात करें, हमने 5 लाख वैक्सीनें दे दी, हमने मालदीव्स को दे दी, हमने अफगानिस्तान को 5 लाख वैक्सीनें दी है, 6 लाख हमने ईरान को दी, जो अफगानिस्तान के रिफ्यूजी ईरान गए हैं उनको वैक्सीन लगा, वो भी हमने दी। हमने पोलियो की वैक्सीनें दी है। तो एचसीक्यू की बात करें और वैक्सीन की बात करें, हमने नाम कमाया है चौधरी साहब, पैसे नहीं कमाए। चाहते तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते थे, सब पैसे दे देते। और हम चाइना की तरह ये भी नहीं कह रहे थे कि ये 2 बिलियन का लोन लो और मुझसे मेरी वैक्सीन खरीदो। हमें जिसने पैसे दिए दिए, नहीं दे सका कोई बात नहीं। गावी अलायंस में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने दी है। अभी कॉड में हमने कहा चौधरी साहब, वी विल गिव 5 बिलियन वैक्सीन टू द वर्ल्ड। अगर आज इंडिया में इतनी वैक्सीन बनाने की क्षमता नहीं होती, एक आपने पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, यूएस में एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, हमारे नेशनल डिबेट हुई थी। कुछ यूएस में साइंटिस्ट है, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, आर से कुछ नाम है, राफेल या कुछ, सॉरी। उन्होंने बोला था कि पेंडेमिक आएगा, हम $200 में एक वैक्सीन बेचेंगे। अगर इंडिया की इतनी प्रोडक्शन नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, आज ये वैक्सीन जो $2 में हम दे रहे हैं, $1 में, हम तो $2 में वैक्सीन लिटरली बेच रहे हैं, वो आज $200 में बेचती और दुनिया को मिलती नहीं। अगर दुनिया में एड्स कंट्रोल हुआ, हमारी दवाइयों से हुआ। अगर अफ्रीका में आज दवाई मिलती, हमारी दवाइयाँ मिलती है। सर ये जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनकी दवाई तो वो खरीद ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दुनिया में 100 से 120 कंट्रियों में अगर गरीब को आज दवाई मिल रही, बड़े गर्व से कहता हूँ चौधरी साहब, हमारे कारण मिल रही, बिकॉज इंडियन मेडिसिन है जो यहाँ जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और हमने पैसा नहीं कमाया। हम चाहते तो वो अमेरिकन स्टाइल में पेटेंट ये सब कर सकते थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं साइप्रस में रहता था, एक ओप्रेमेजोल आती है दवाई, ओसिट ओप्रेमेजोल सॉल्ट, 10 पाउंड में, तब 2 पाउंड 2.2 पाउंड्स वाज $1, मतलब 100 रुपए का एक पाउंड था तब। 10 पाउंड में 7 गोली आती थी, 7 गोली 10 पाउंड में, यानी कि करीब करीब आप मान लीजिए $3-3.5 में एक गोली ओप्रेमेजोल। यहाँ 20 रुपए में पत्ता मिलता है जिसमें 10-20 गोली होती है, 10 गोली, 2 रुपए और 130-40 रुपए, ये देखिए आप डिफरेंस। ये मार्केट है, बट वी चोज नॉट टू डू। एचसीक्यू में पैसे कमा सकते थे, बहुत पैसे कमा सकते थे, वैक्सीनों में कमा सकते थे। आज अगर दुनिया भर में वैक्सीन आ रही है, देखिए उस दिन से जब तक वैक्सीनों का कार्टेल बना था, जब हमने अनाउंस किया क्वाड में हम 5 बिलियन वैक्सीन देंगे, वो कार्टेल तब टूटा चौधरी साहब, तब तक कार्टेल टूटा नहीं था, कार्टेल इंटैक्ट था। जैसे 5 बिलियन की हमने बोल दिया, हमारे पास कैपेसिटी है बनाने की। ये कार्टेल जो जिन्होंने फॉर्मूले बंद करे, जो कहते थे वैक्सीन की फॉर्मूला को ओपन सोर्स मत करो, इसको रोक के रखो, इस पे पेटेंट लगाओ। आप देखिए बिल गेट्स साहब तक इस पक्ष में थे कि ओपन सोर्स मत करो, हमने बोला ओपन सोर्स करो, नहीं माने। हमने बोला ठीक है, 5 बिलियन वैक्सीन बना रहे, बात खत्म। जैसे ही वो आया, आप देखिए ये कार्टेल टूट गया। अगर आज हम रशिया से तेल न लें, ऑयल का प्राइस $150 पर बैरल होगा सर। जो हमने रशिया से तेल लिया, वी आर द बिगेस्ट एनर्जी, सेकंड बिगेस्ट एनर्जी इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। उसके कारण रशिया का तेल जो है, उसके कारण जो रशिया का जो ऑयल प्राइसेस है, दे हैव रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, और जिसका दुनिया को फायदा हो रहा है, बाय द वे। ऑलराइट, अच्छा समझिए, आखिर में ये बताइएगा कि इंडिया हैज डन अ गुड जॉब ऑफ वेल्थ क्रिएशन। पिछले 20 साल में आपके यहाँ इतने बिलियनियर्स पैदा हुए हैं, पहले तो सिर्फ टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, तो ये कैसे हुआ? देखिए चौधरी साहब, जब इकोनॉमी खुलती है और आप अपने मैन पावर को प्रोडक्टिव कामों में लगाते, प्रोडक्टिव चीजों में लगाते, जैसे स्टार्टअप्स की मैंने आपको बात की, मैंने डाटा दिया आपको,
आज हम टेलीकॉम की बात करें, हमने कहा नहीं हम अपना 5G खुद बनाएंगे। हमने अपनी इतनी बड़ी फार्मेसी इंडस्ट्री कर ली, सोलर इंडस्ट्री खड़ी कर ली, आईटी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, आज बड़े बड़े डाटा सेंटर यहाँ पे है, और हम और काफी चीजों पे काम करें। नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री में आज आपको बोल रहा हूँ विल बी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज वेयर यू डोमिनेट द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप चाइना और ताइवान को कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करें, चाइना का मेन इंटरेस्ट ताइवान में है सेमीकंडक्टर, जबकि ताइवान इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन चाइना। बट व्हाई इज जी जिनपिंग आईइंग ताइवान? सॉवरेंटी वगैरह पॉलिटिकल लगे इस बिकॉज ताइवान का मतलब आपके पास सेमीकंडक्टर आ गया। सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया आप दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकते हो, ये उनकी मंशा। सेमीकंडक्टर में हमने लगा जब हम पॉपुलेशन को प्रोडक्टिवली लगाएंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाओगे, स्कूल बढ़ाओगे, हॉस्पिटल बढ़ाओगे। मोदी जी का कहना है सर हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। अभी बहुत है हमारे यहाँ, पर हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। ये नहीं कि मतलब भाई एक हब सा बना, हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। जब एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री है, राइट, तो जब आईआईटीज आप देखिए हमने कितने बढ़ा दिए, आईएम्स हमने कितने बढ़ा दिए। जब इन चीजों पे स्ट्रेस होगा, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकलेगा, एक पढ़ा लिखा प्रोडक्ट निकलेगा, वो किसी प्रोडक्टिव काम में आएगा। अगर स्ट्रेस कहीं और है, अगर स्ट्रेस कहीं ये जहाद और ये सब में रहेगा और पॉलिटिक्स में और ये सब, तो फिर आप आपकी आबादी तो वहां लग जाएगी ना। इट इज वेयर यू यूटिलाइज योर मैन पावर। भाई आबादी तो वैसी है ना सर, जो कच्ची मिट्टी के गड्ढे हैं, जैसा शेप दे दो वहां लग जाती है। ये कुम्हार पे डिपेंड करता है वो शेप क्या देना चाहे। आप उसमें क्या शेप दोगे, दैट विल द पॉटर विल डिसाइड। So if Potter has good intentions, the shape and the outcome is good. If the intentions are political and malafide, the shape and the outcome is in the same lines. तो आप चूंकि इकोनॉमी को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या मशवरा देंगे? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू पाकिस्तान? सर मेरा एक ही एडवाइस, तीन एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस ये दूंगा कि ये जो कश्मीर, ये जो इस्लामिक उम्मा का लीडर बनना, जहाद वहाद, इसको 50-60-100 साल के लिए भूल जाइए, इसको कीप इट साइड। सेकंड थिंग, मिलिट्री कैन नॉट इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मिलिट्री का काम है अपना, पॉलिटिशियन का काम अपना। थर्ड थिंग, the people of Pakistan and the government of Pakistan should come up with a vision and mission। 50 साल में where do we see Pakistan? और उस विजन और मिशन पे आपको काम करना है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, मतलब इट माइट बी अ टॉल टॉक बट लेट मी से इट बिकॉज आपसे कैंडिडेट बात हो रही है। चौधरी साहब, पाकिस्तान नीड्स अ मोदी जो 100% ऑनेस्ट हो, जो 100% डेडिकेटेड हो, जो 100% जिसका मिशन ही हो पाकिस्तान को आगे ले जाना है। वो मोदी को ढूंढना या आइडेंटिफाई करना या सिस्टम को से उसको लाके उस चेयर पे बिठाना बहुत जरूरी है। जब तक ये 40-50 साल हम ये कर लेंगे, जब पाकिस्तान की एक रेलेवेंस होगी, व्हाट इज माय रेलेवेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, द डे यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू आइडेंटिफाई दैट एंड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट, उस दिन द व्हील्स विल स्टार्ट टर्निंग द अदर वे अराउंड। अभी जो रिवर्स चल रहा है ये फ्रंट गियर लग जाएगा उससे। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। आपको इल्म होगा कि हमारे यहाँ बड़ी डिबेट चल रही थी कि इमरान खान साहब को जो फॉरेन डिग्नेटरी से गिफ्ट्स मिले, तोशा खाना में जो जमा होते हैं जो, तो वो उन्होंने बेच दिए और 20% की पेमेंट की और वो महंगी दामों बेच दिए गिफ्ट्स। तो उस पर हमारे टीवी चैनल्स ने, जो जनरली मोदी साहब को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने भी वो क्लिप चलाया उनका और बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का तो मेरे पास गिफ्ट आते थे और हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता था कि क्या करें। तो मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने कहा कि इनको ऑक्शन कर दें जी, और हमने 1000 बिलियन रुपीस इकट्ठे किए उससे। जी, एंड ऑल दिस मनी वाज स्पेंट ऑन गर्ल एजुकेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक चीज और कहूंगा, आपने हमने तो कह ही दिया। जब मोदी जी यहाँ सीएम थे गुजरात के, तो चौधरी साहब उन पे करीब 56 लाख या 70 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था, सरकारी तनख्वाह मिलती थी। अब प्रचारक रहे हैं, वो खर्चा वर्चा उनका कुछ है नहीं। अब तो अब जब अब दिल्ली आ रहे थे तो क्या अब इस पैसे का क्या करें? जो उनका स्टाफ था, ये लाइफ टाइम अर्निंग है। अच्छा, उनकी मदर जिंदा अभी, उनके भाई है, भतीजे हैं, जो उनका स्टाफ था, उनको सबको बुलाया जो अपना पर्सनल स्टाफ था। बोले किसकी किसकी बेटी है? बोला साहब सबको पता, इनकी एक बेटी, इनकी 2 बेटी। तो बोला मान लीजिए 8 लड़कियां थी, बोला ये 70 लाख रुपए लो, इसको 8 लड़कियों की शादी में लगा दो। जितनी लाइफ टाइम की पैसा था, कह रहा है मैं इस पैसे का मेरे लिए कोई यूटिलिटी है नहीं, तुम ये अपनी बेटियों की शादी में सारा पैसा लगा दो। और मान लीजिए 8 लड़कियां थी तो वो 70 लाख या 56 लाख जो भी था उसे 8 से डिवाइड किया। तो अगर आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करोगे, आप देखिए, आपको शायद पता ही होगा चौधरी साहब, जब तक मोदी जी, जब से वो सत्ता में आए, अब तक चौधरी साहब उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली। देयर इज नॉट बीन अ सिंगल डे ऑफ। अब 7-8 साल होने को है, एक छुट्टी नहीं है तो भाई आज सैटरडे, आज संडे, आज
आराम करेंगे, एक छुट्टी नहीं उनकी। अब जब वो अगर वो ऐसे काम करेंगे 19-20 घंटा काम करेंगे, नीचे वालों को तो करना ही पड़ेगा। यू मतलब यू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो। अगर आप ही इधर उधर वो फरहा गुजर वाली बातें जो आ रही है, अगर ऐसे चीजें आ जाएंगी, नीचे वाले भी वही करेंगे। आप ऐसे चलोगे तो नीचे वालों को चलना पड़ेगा। आपने जो जिंदगी भर का पैसा लड़कियों की शादी में दे दिया, आपने उसके बाद जो गिफ्ट एंड कलेक्शन करके गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन में लगा दिया, तो चौधरी साहब एक कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, कहते हैं ना इंग्लिश में, कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। बॉटम अप कल्चर कभी नहीं होता, कल्चर होता है टॉप डाउन। सो अनलेस अंटिल वी चेंज द कल्चर ऑफ द प्लेस, वी चेंज द प्रायोरिटीज। कल्चर का बदलेगा सर जब प्रायोरिटीज बदलेंगी। जब तक प्रायोरिटीज नहीं बदलेगी कल्चर नहीं बदल सकता। ज़हनियत तभी बदलेगी जब प्रायोरिटीज बदलेगी। अगर अगर आपको आज ये रेस होनी चाहिए थी कि सेमीकंडक्टर के कारखाने इंडिया में ज्यादा लग रहे हैं, हमारे यहाँ लग रहे हैं, ये होना चाह रहे हैं यार इंडिया तो 3 लगे, हमारा तो 1 ही लग गया। कैसे पकड़ो यार, निकलो यार, फॉरेन मिनिस्टर को भेजो, कॉमर्स मिनिस्टर को भेजो, जर्मनी से बात करो, इजराइल से बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो। बोला भाई हमारे कारखाना, हम आपको ये भी दे देंगे, हम आपको ये भी दे देंगे। और लास्ट चीज ये भी बोलूंगा चौधरी साहब की, देखिए चाइना का मनी इज किस ऑफ डेथ। जितना चाइना से दूर रहा जाए, जितने चाइनीज पैसे से दूर रहा जाए, उतना अच्छा। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम भी बन गई है, वेयर पीपल कैन गो एंड आस्क लोन्स एंड ऑल। IMF सारे इदारे हैं। अगर आप श्रीलंका को स्टडी करें, चाइनीज लोन इज ओनली 10%, वो 10% लोन, बाकी 90% लोन पे भारी है सर। 10% ऑफ चाइनीज लोन इज मोर हेवी देन रेस्ट ऑफ द 90% लोन। जितना चाइना ने लोन दिया उतना हमने भी दिया। जापान ने हमसे ज्यादा लोन दिया, हमारा नाम नहीं सुनेगा आपको, जापान का नाम आप नहीं सुनेंगे, IMF का नाम नहीं सुनेंगे, वर्ल्ड बैंक का नाम नहीं सुनेंगे, एशियन डेवलपमेंट का नाम नहीं सुनेंगे, सुनेंगे एक नाम चाइना का। आज हमारी फौज वहां यूनिफॉर्म लगा के नहीं बैठी, PLA वहां है, हम अंटोटा पे यूनिफॉर्म लगा के। ये समझने वाली बात है। सो थैंक यू वेरी मच समद जी, आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।